प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी है देवी, पढ़ने की कोशिश करती हूँ। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे। फकीर की आवाज़, जो पहले कारखानों में तूती की आवाज़ थी, अब खुले मैदानों की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वो औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का एक टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज दिया है? यह क्या रहस्य है? उसको जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरी आहट आते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज़ है? मैंने देखा 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? मैंने और कुछ न कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे के में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों से होती हुई एक टूटे फूटे मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई, गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर को? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वह क्या बात थी? मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। शुक्रिया। नमस्कार। आज सोचा एक कहानी सुनाऊं। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास भी पसंद आएगा। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है ना।
हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो खिलौने, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले, रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, मेरे पास क्या पैसे नहीं हैं। सम्मी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया
तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और पूछा, ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? शुक्रिया। नमस्कार। आज बच्चों के लिए तेनालीरामन की कहानी चूहे और बिल्लियां। विजयनगर में चूहों का आतंक हो गया था। पूरे राज्य में हर कहीं चूहे ही दिखाई देते थे। इस बात से राजा कृष्णदेव राय भी परेशान हो गए। उन्होंने चूहों से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों से बहुत सी बिल्लियों को मंगवाया। उन बिल्लियों को दरबारियों में वितरित कर दिया गया। साथ ही उन्हें गायें भी दी गईं, ताकि वे उन बिल्लियों को गायों का दूध पिलाकर स्वस्थ रख सकें। जिस दिन राजा ने यह घोषणा की, उस दिन दरबार में तेनालीरामन भी उपस्थित था। उसे भी एक गाय और बिल्ली मिली। तेनालीरामन को गायों के दूध की इस तरह बर्बादी होते देखकर बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि उस समय राजा से इस मामले में कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि वे उस समय अपने मन की ही करेंगे। वह चुपचाप अपनी गाय और बिल्ली लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने राजा को अपनी बात समझाने के लिए एक युक्ति सोची। पहले ही दिन तेनाली ने बिल्ली के सामने खौलते दूध से भरा कटोरा रखा। बिल्ली भूखी तो थी ही, सो वह तुरंत कटोरे पर झपट पड़ी। लेकिन कटोरे पर मुंह लगाते ही उसका मुंह गर्म दूध की वजह से बुरी तरह जल गया। उस दिन के बाद वह बिल्ली दूध से बहुत डरने लगी।
दूध देखते ही वह भाग खड़ी होती थी। अब तेनाली गाय के दूध का उपयोग अपने परिवार के लिए करने लगा। 3 महीनों के बाद राज्य में चूहों की मौजूदगी की जांच पड़ताल शुरू हुई, पर चूहे राज्य से खत्म नहीं हुए थे। इस दौरान बिल्लियों के स्वास्थ्य का भी निरीक्षण किया गया। सभी दरबारियों की बिल्लियां मोटी ताजी थीं, लेकिन तेनाली की बिल्ली उनके सामने कमजोर दिख रही थी। जब राजा को यह बात पता चली तो वे बहुत नाराज हुए और तेनाली को अपने पास बुलाकर कहा, तेनाली, लगता है तुमने बिल्ली को ठीक से दूध नहीं दिया है। राजा की बात सुनकर तेनाली ने कहा, मेरे सारे प्रयासों के बाद भी यह बिल्ली दूध पीती ही नहीं। दूध देखते ही यह भाग खड़ी होती है। भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तेनाली, मुझे मनगढ़ंत बातें मत सुनाओ। इस बात को कौन सच मानेगा कि बिल्ली दूध नहीं पीना चाहती? महाराज, यदि आप चाहे तो आप स्वयं इस बिल्ली के सामने दूध रखवा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि ये बिल्ली दूध ही नहीं पिएगी। राजा ने एक सेवक को उस बिल्ली के लिए दूध लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में सेवक दूध ले आया, लेकिन जैसे ही दूध उस बिल्ली के सामने रखा गया, वह बिल्ली वहां से भागने लगी। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी राजा ने बिल्ली के मुंह पर त्वचा जलने के निशान देखे। यह देखकर राजा को फिर क्रोध आ गया और उन्होंने तेनाली से कहा, तेनाली, तुम बड़े ही दुष्ट हो, तुमने बिल्ली का मुंह जला दिया। महाराज, मैंने इसे गर्म दूध पीने के लिए विवश तो नहीं किया था। मैंने तो इसके सामने मात्र कटोरा रखा था। इसे स्वयं देख लेना चाहिए था कि दूध गर्म है या ठंडा। भला बिल्ली की जल्दबाजी का दोषी मैं कैसे हो सकता हूँ? तेनाली, तुम्हारा ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, इसलिए तुम जल्दी से बताओ, तुमने बिल्ली के साथ ऐसा क्यों किया? महाराज, मैं तो आपको मात्र यह दिखाना चाहता था कि बिल्लियाँ तो अपना पेट चूहों को भी खाकर भर सकती है। फिर भला बिल्लियों को दूध क्यों पिलाया जाए? मेरे विचार से यदि हम यही दूध अपने राज्य के बच्चों को दे दे तो बेहतर होगा। तेनाली की बात राजा को समझ आ गई। उन्होंने बिल्लियों को गायों का दूध पिलाने का आदेश वापस ले लिया। जब बिल्लियों को दूध मिलना बंद हो गया तो उन्होंने राज्य के चूहों को खाना शुरू कर दिया। जल्दी ही राज्य में चूहों की समस्या खत्म हो गई। राजा ने तेनाली को उसके सुझाव के लिए धन्यवाद दिया। आखिर उसकी बुद्धिमानी के कारण ही तो राज्य को चूहों की समस्या से मुक्ति मिली थी। Hi, I am Ayaz, as Sheikh Chilli. Hi, I'm Ishi, as Sheikh Chilli's friend. Hi, I'm Ayaz, as brother. नमस्कार। आज के समय में अगर किसी को बेवकूफ़ बोलना हो तो लोग उसे शेख चिल्ली के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि शेख चिल्ली साहब निहायत मूर्ख और बुद्धू इंसान थे। लेकिन उनकी बेसिर पैर की हरकतें आज भी लोग याद करके हंसते हैं। जनाब शेख चिल्ली की आज एक ऐसी ही कहानी, चिट्ठी। एक दिन की बात है। शेख चिल्ली साहब अपनी खाट पर आराम फरमा रहे थे। दिन भर आराम करना या मटर गश्ती करना, यही तो उनकी दिनचर्या थी।
उनकी शाही जिंदगी से उनकी अम्मी काफ़ी परेशान और दुखी रहती थीं। खाट के पास आकर गुस्से से बोली, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जल्दी उठ और बकरियों के लिए जंगल से घास लेकर आ। बड़े ही अनमने ढंग से शेख चिल्ली उठे और जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ते में उनका एक मित्र मिला। उसने शेख चिल्ली को रोककर पूछा, अरे मियाँ, कहाँ चले? जंगल जा रहा हूँ भाई। क्या तुम्हें कोई खबर नहीं? मैंने सुना है तुम्हारे बड़े भैया बहुत ही बीमार हैं। ओह, भैया बीमार है, अभी उनको चिट्ठी लिखता हूँ। शेख चिल्ली वापस घर लौट आए। खाली हाथ शेख चिल्ली को आता देख माँ गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, मजाल है कि तुमसे एक काम हो जाए। दिन रात मेहनत करती हूँ तब जाकर रोटी नसीब होती है, पर साहबजादे तो अपनी रियासत में घूम घाम कर वापस आ जाते हैं। अम्मी, बड़े भैया बहुत बीमार है, उन्हीं को मैं चिट्ठी लिखने घर वापस आया। ओह, जल्दी से लिख, पता कर क्या हुआ है उसे। शेख चिल्ली जब चिट्ठी लिखने बैठे तब उन्हें ख्याल आया, टिकट तो है नहीं, चिट्ठी कैसे भेजूं? चिट्ठी लिखने के बाद शेख चिल्ली ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं चिट्ठी खुद ही पहुंचा देता हूँ। चिट्ठी लेकर शेख चिल्ली ट्रेन से अपने भाई के गांव जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे, अब तो मेरी चिट्ठी पहुंच ही जाएगी। कुछ ही घंटों में शेख चिल्ली अपने भाई के दरवाजे के पास खड़े थे। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही अपने छोटे भाई को देखकर बड़े भाई ने खुश होकर कहा, अरे मेरे प्यारे शेख चिल्ली, तुम कब आए? अभी आया हूँ भैया। आओ आओ, मिलकर दावत करते हैं। लेकिन भैया, मैं तो आपकी चिट्ठी लेकर आया हूँ। इस चिट्ठी में मैंने आपका हालचाल पूछा है। यह कहते ही शेख चिल्ली ने चिट्ठी बड़े भाई के हाथ में थमाई और वहां से जाने लगे। अरे शेख चिल्ली, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो, 2 दिन रुक जाओ। नहीं नहीं भैया, अभी तो मैं डाकिया हूँ। मैं तो चिट्ठी देने आया था, मुझे तो जाना ही होगा। इतना कहते ही शेख चिल्ली चलते बने। बड़े भैया ने माथा ठोक लिया और खुद से बुदबुदाए, जब वो आया ही था तब खुद ही हालचाल पूछ लेता, चिट्ठी की क्या जरूरत थी? ना जाने कब शेख चिल्ली को अक्ल आएगी। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। नमस्कार, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। Please stay tuned on every Friday for new videos. नमस्कार। आज मेरी लिखी हुई कविता, आप इसे मोनोलॉग भी कह सकते हैं। हाथरस। ना पहली ना आखिरी घटना। मेरी अभिव्यक्ति भी ना पहली है और ना ही आखिरी, पर मैं चाहती हूं कि विरोध के इस गूंज में मेरा एक स्वर भी शामिल हो। इस कविता में पीड़िता यानी विक्टिम अपनी मां से बात कर रही हैं। आज पढ़ते वक्त अगर मैं कैरिड अवे हो गई, इमोशनली बह गई, तो माफ कीजिएगा। मां, अच्छे से विदा नहीं करोगी मुझे? एक नए साफ धुले कपड़े में? जो कपड़े मैंने पहने थे वो गंदे हो गए। जो कपड़े मैंने पहने थे वो गंदे हो गए। समाज की नामर्दानगी की गंध बस गई है उसमें। उस गंध में सांस लेना आसान नहीं। उस गंध में सांस लेना आसान नहीं। मां, क्या तुम हाथों की सुंदर सी फूल माला मेरे गले में नहीं डालोगी? गर्दन पर लगी पट्टियां चुभ रही हैं मुझे। गर्दन पर लगी पट्टियां चुभ रही हैं मुझे। क्या इसे चुभन के साथ जाने दोगी मुझे?
माँ, जिस शरीर को तुमने ढकने छुपाने की नसीहत दी, अब उस शरीर में बचा कुछ भी नहीं। कुछ हल्की सांसें थीं, वो भी भारी थीं। कुछ हल्की सांसें थीं, वो भी भारी थीं। क्या तुम इसी भार के साथ विदा करोगी मुझे? मां, अब ये समाज मुझे कुलटा कुलक्षणी और ना जाने क्या क्या कहेगा, पर तुम उन बातों पर ध्यान मत देना। तुम अपनी यादों में मुझे खूबसूरत फूल रखना जो तुम्हारे आंगन में महकती थी। तुम अपनी यादों में मुझे खूबसूरत फूल रखना जो तुम्हारे आंगन में महकती थी। जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना था। जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना था, पर मेरे शरीर को लोथड़ा समझ रातों रात जला दिया सबने। पर जलने में एक ठंडक थी, अपने कष्टों से मुक्ति थी। सुकून इस बात का था कि मैं अब इस हिंसक दुनिया की नहीं, जहां अफवाह है कि इंसान बसते हैं, पर हकीकत में इंसानी शक्ल में क्रूर भेड़िए कभी सफेद तो कभी खाकी तो कभी आम कपड़ों में अपना शिकार ढूंढते हैं। अपना शिकार ढूंढते हैं। शिकार करने के बाद एक ही राग अलापते हैं। शिकार करने के बाद एक ही राग अलापते हैं। ये तो उसकी ही गलती थी। ये तो उसकी ही गलती थी। मां, क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी मेरी? लड़की होने की गलती? मजलूम होने की गलती? पर इतनी भयानक सजा जिसे बयां करने में रूह तक ठहरा जाए। अच्छा हुआ तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी, वरना पूरी जिंदगी मेरी खिलखिलाहट नहीं भयावह चीखें याद रहती। मां, तुम रोना नहीं। मां, तुम रोना नहीं। तुम सोचना मुझे हर लड़की में अपनी पुरजोर आवाज उठाना कुछ गलत होता देख। जगाना है हमें हमारी हिम्मत, वरना ये समाज, ये व्यवस्था हमें मुर्दा समझ हमारे साथ जो जी में आएगा करेगा। हमें पोस्टरों नारों में तब्दील कर मौका दर मौका सड़क पर, सभाओं में, संसद में बस चिल्लाता रहेगा, आधी आबादी मांगे आजादी, आधी आबादी मांगे आजादी। शुक्रिया। नमस्कार। आज मैं अपनी ही लिखी हुई कविता पढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी मेरे शब्दों से, मेरे इमोशंस से जुड़ेंगे। इस कविता का विषय बहुत से लोगों के मन में है, ऐसा क्यों और कैसे। जी, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रही हूँ। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं अपनी कविता पढ़ने की कोशिश करती हूँ। कविता का शीर्षक है तुम्हारी मौत के बाद। तुम्हारी मौत के बाद तुम सुर्खियों में हो। हर एक अखबार, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, घर घर में। पता नहीं था मौत का बाजार इतना बिकता है। तुम्हारी मौत के बाद तुम सुर्खियों में हो। हर एक अखबार, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, घर घर में। पता नहीं था मौत का बाजार इतना बिकता है। तुम्हारी जिंदगी के बाद बड़े यार दोस्त पैदा हुए। ये रातों रात के दोस्त क्या तुम्हें मालूम है? झूठ फरेब की इमारत में तुम्हें सजा रहे हैं। संभावनाओं की तलाश है इन्हें, तुम्हें अपनी जान से बढ़कर बता रहे हैं। हैरान हूं मैं अपनी ही जान को कैसे जाने दिया। इतनी जद्दोजहद हमसारी के बाद जिंदगी खत्म हो गई।
इतनी जद्दोजहद हमसारी के बाद जिंदगी खत्म हो गई, मिनटों में तुम्हारे ख्वाब बिखर गए, सारी योजनाएं ढह गई, तुम्हारे साथ दफन हो गई आशा, वो आशा जो माँ बाप के संघर्षों का आसरा है, वो आशा जो बहनें अपने भाइयों के लिए संजोती हैं, वो आशा जो तुम जैसा बनना चाहती हैं। जवान मौतों के पीछे हजारों कहानियां जुड़ जाती हैं, जवान मौतों के पीछे हजारों कहानियां जुड़ जाती हैं। तुम उन कहानियों का सच जानते हो, तुम उस रोशनी का अंधेरा जानते हो, तुम उस सच का झूठ जानते हो, तुम उन खूबसूरत ख्वाबों को जानते हो जो हजारों आंखों में चमकते हैं। ख्वाब अब भी पल रहे हैं पर थोड़ा भ्रम है, ख्वाब अब भी पल रहे हैं पर थोड़ा भ्रम है। क्या ये माया नगरी चमकते उभरते सपनों को ऐसे ही डुबो देगी? दिल कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मीठी मुस्कान रास्ता दिखाएगी, तुम्हारे सपने देखने की काबिलियत, तुम्हारा जुनून हौसला देंगे उन लाखों सपनों को, क्योंकि नायक कभी मरता नहीं। शुक्रिया। नमस्कार। आज मेरी लिखी हुई कविता यानी मेरी डायरी से दूसरा पन्ना। कविता पढ़ने से पहले मैं एक दो बातें आप सभी से करना चाह रही थी। अगर आपको मेरे सेगमेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां जाकर लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। चलिए जुड़िए मेरी कविता से। कविता का शीर्षक है फ्रोस्टेड ग्लास। किचन की खिड़की से दिखता है पड़ोस मेरा, वो पड़ोस जहां कभी भाई बहन के रिश्ते बनते थे, यार दोस्त साथ स्कूल जाते थे, कभी कभी पड़ोस में प्यार भी पनपता था। अब हल्की सी मुस्कान है या कभी हाय हेलो तक बातें हैं, खिड़की से नल खुलने की आवाजें हैं, कभी बच्चे का रोना है। खिड़की में कोई चेहरा दिख जाए तो पूरा दिन उस चेहरे को पहचानने में जाना। शायद इसे बच्चे के साथ पार्क में देखा है, शायद ये हेडफोन लगाकर वॉक करती है, या शायद इसे ग्रोसरी खरीदते देखा है। इस शायद में एक उम्मीद है, इस शायद में एक उम्मीद है कि मेरे आसपास कोई रहता है। पर अब खिड़कियों पर फ्रोस्टेड ग्लास लग गए हैं। अब कुछ दिखता नहीं, आवाजें आती हैं अब भी, पर उन आवाजों की कोई शक्ल नहीं। अचानक मुझे मेरी माँ से ईर्ष्या होने लगी, लगा नोच फेंकूं ये ग्लासेस। माँ का पड़ोस समृद्ध था, उनके जमाने में आधा पड़ोस घर पर ही पड़ा रहता था। आज खाने में क्या बनाया से बातें शुरू होती तो पूरी शाम चलती थी। कटोरी की अदला बदली से लेकर अलमारी खोल साड़ी दिखाना, बारिश होने पर पड़ोसी के कपड़े को अलगनी से उठा लाना, बीमार पड़ने पर खैरियत पूछना, तीज त्योहार साथ मनाना, बच्चों का पड़ोसी के घर खेलना खाना, बड़े भरोसे का वो समाज था। कितना सहज सरल जीवन था, प्यार टकरार से लबालब। पड़ोसी बाजार में भी मिल जाए तो दुआ सलाम होता था, अब गलती से नजरें मिल जाएं तो बुझी सी मुस्कान होती है। जान पहचान आमने सामने नहीं पर मोबाइल पर खास होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर ओह करने वाले पड़ोसी मिल जाते हैं, वहां एक दूसरे की वॉल पर ताका झांकी है, पर असल जिंदगी में तो वॉल ही वॉल है, पर असल जिंदगी में तो वॉल ही वॉल है। ताक झांक की परंपरा अब विलुप्त है। संवेदनाओं की इस मंदी में, आडंबरों की इस दुनिया में
जीवन के कई पर्दों में से एक भी आवरण हटाकर देखें। संवेदनाओं की इस मंदी में, आडंबरों की इस दुनिया में जीवन के कई पर्दों में से एक भी आवरण हटाकर देखें। दुनिया पारदर्शी है। फ्रोस्टेड ग्लास तो बस एक बहाना है। फ्रोस्टेड ग्लास तो बस एक बहाना है। शुक्रिया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे होंगे। आज मेरी लिखी हुई कविता, ये कविता मैंने तब लिखी थी जब पूरे देश में अचानक से लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से, और हमारे कुछ अपने सड़क पर आ गए थे। इस कविता को मैंने व्यंग्यात्मक, सटायर, सरकाज़म की तरह लिखने की कोशिश की है। सुने, शीर्षक है प्रवासी। स्मार्ट युग है, स्मार्ट शहर है, स्मार्ट लोग हैं, पर कुछ तबका अब भी अनस्मार्ट है। स्मार्ट युग है, स्मार्ट शहर है, स्मार्ट लोग हैं, पर कुछ तबका अब भी अनस्मार्ट है। वे क्या करें, कहाँ जाएं? अपने ही देश में, अपनी ही मिट्टी में कुछ लोग प्रवासी बन गए हैं। जिनके दम पर शहर की बुनियाद है, आज उनके काम धंधे सब ठप पड़े हैं। महामारी की गाज इन पर कुछ ज्यादा ही गिरी है। बसे बसाए आशियाने को छोड़ना पड़ा, एक निवाले के लिए सड़क माप रहे हैं। इनके हौसलों के आगे लंबे रास्ते बौने पड़े, साइकिल, रिक्शा कांधे माथे पर अपनी लाचारी का बोझ लिए मारे मारे फिर रहे। इनके हौसलों के आगे लंबे रास्ते बौने पड़े, साइकिल, रिक्शा कांधे माथे पर अपनी लाचारी का बोझ लिए मारे मारे फिर रहे। दिल टूटता है मेरा, दिल टूटता है मेरा जब देखती हूँ चेहरों को बिलखते हुए, छोटे छोटे पैरों को मीलों सफर करते हुए, सड़क पर औरतों को बेजार हुए, बच्चों को रोटी के बदले सलाम ठोकते हुए। डंडे का जोर बस इन मजलूमों पर, नियम उल्लंघन का दंड सिर्फ मजदूरों को। बीच सड़क चौराहे पर उठक बैठक, मैं गधा हूं, मैं मूर्ख हूं, जोर जोर से बुलवाना, गुलाटी मरवाना, क्योंकि तय नहीं हो पा रहा था ना गधा मूर्ख कौन सी बिरादरी के हैं ये सारे अनस्मार्ट लोग। हैरानी इस बात की है कि अपनी ही बिरादरी को पहचानने में इतनी लंबी प्रक्रिया। खैर, बहुत सख्ती से कानून का पालन हो रहा था। सब मजे से नियम उल्लंघन के जिम्मेदार गुंडों का वीडियो वायरल कर रहे थे। अपने समाज को वायरल की बीमारी जो लग गई है। काश एक भी वीडियो में रसूखदारों सियासतदानों को जमीन पर लुढ़कवा दिया होता तो धरती निहाल हो जाती अपने लाल को उलटता पलटता देख। पर जिसे सियासत और पैसों की हवा लग जाए, उसका दूसरी आबो हवा क्या बिगाड़ पाए। जब ये त्रासदी लिखी जाएगी, क्या इन सारे जुल्मों का जिक्र होगा, या फिर आंकड़ों की हेरा फेरी जैसा सच छुपाने का खेल होगा? पर सच कितना भी छुपा लें वो झूठ हो नहीं सकता। लेकिन हुक्मरानों को सच झूठ से क्या लेना देना? वे तो व्यस्त रहते हैं तख्तो ताज सजाने में। हमारे कांधे पर रख पैर कुर्सी पर चढ़ते ही लताड़ मार देते हैं जनता जनार्दन को। शुक्रिया।
नमस्कार। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें। आज के कवि हैं श्री अशोक आशीष जी। आशीष जी जमालपुर बिहार से हैं। वर्तमान में रेल सेवा में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। कर्मवीर, अंग चंपा, आजकल, दैनिक हिंदुस्तान जैसी पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मैं 1-2 पुरस्कार का भी जिक्र करती हूँ। अशोक आशीष जी को राष्ट्रीय स्तर पर लेखन में प्रथम पुरस्कार तकनीकी सेल संस्थान त्रिचुर केरल द्वारा, लेखन में ही प्रथम पुरस्कार BN कॉलेज दानापुर बिहार द्वारा। अभी हाल ही में उनकी एक किताब आई है, एक बूंद समंदर के हवाले, जो कि कविता संग्रह है। आज इसी संग्रह से मैं एक कविता पढ़ूंगी। कविता का शीर्षक है बुरे दौर के विरुद्ध कविता। लिखना चाहता हूं युग की बेहतरीन कविता, लिखना चाहता हूं युग की बेहतरीन कविता, कविता में उगाना चाहता हूं रंग बिरंगे फूलों के ढेर सारे पौधे, ताकि हवाओं संग बिखर सके सुवास अंतहीन, ताकि हवाओं संग बिखर सके सुवास अंतहीन, महका सके वातावरण के पोर पोर, महका सके वातावरण के पोर पोर। लाजमी है कि दुर्गंध में समाई धरा के कल्याण की हो कविता, लाजमी है कि दुर्गंध में समाई धरा के कल्याण की हो कविता। मुझे माफ करना सहोदर, मुझे माफ करना सहोदर, फूलों को आतताइयों से बचाने की खातिर कविता में उगाने ही होंगे बेतरतीब कांटे, फूलों को आतताइयों से बचाने की खातिर कविता में उगाने ही होंगे बेतरतीब कांटे। कविता में उगाने हैं मुझको मीठे रस से भरे फलदार पेड़ों की अंतहीन श्रृंखला, समय के पास गिरवी छांव और ठाव के बरक्स। धूप, बादल, बरसात की खातिर चाहता हूं कविता हो जाए प्राण रक्षक, औषधि में तब्दील, ताकि इंसानों के बसाए बेरहम बस्तियों में कंक्रीट के बेतरतीब उगे आधुनिक अरण्य और हैवानियत के उसर धरातल में मानवता के दफनाए जाने से शत विशत समय के हरे ताजे जख्म पर मरहम की तरह हो कविता। कविता में जहां रोजाना मसले जाते हो फूल और कलियां विकृत नपुंसकता के निर्मम हाथों, वहां उगाने हैं मुझको अभेद्य दुर्ग के मानिंद भरोसेमंद कैक्टस। कविता में जहां रोजाना मसले जाते हो फूल और कलियां विकृत नपुंसकता के निर्मम हाथों, वहां उगाने हैं मुझको अभेद्य दुर्ग के मानिंद भरोसेमंद कैक्टस। कविता के प्रस्तर अंचल में उतारने हैं मुझको खिलखिलाती हुई प्रचंड नदी, धार धार बहती बावली वितरिकाओं की अक्षय जल राशि, ताकि खेतों में बलखाती फसलों में शनह शनह उतरती नदी सी जीवनदायी हो कविता। कविता में जंगल का होना लाजमी है, कविता में जंगल का होना लाजमी है। मनुष्य के परे भी होती है आखिर जड़ चेतन की एक चैतन्य दुनिया, मनुष्य के परे भी होती है आखिर जड़ चेतन की एक चैतन्य दुनिया। इन जंगलों की ओर लपकती कुल्हाड़ियों के विरुद्ध लिखनी ही होगी मुझको समय के सबसे बुरे दौर के विरुद्ध कविता, समय के सबसे बुरे दौर के विरुद्ध कविता। शुक्रिया। नमस्कार। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर भी करें। आज के सेगमेंट में एक युवा कवि आदित्य रहबर मुजफ्फरपुर जिले के गंगापुर गांव के रहने वाले हैं। गांव से देश की राजधानी तक की यात्रा ने उनके अंदर कब एक कवि को जन्म दिया ये उन्हें भी नहीं पता चला।
फिलहाल कविताएं, कहानियां लिखते हैं और दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज जुड़ते हैं आदित्य रहवर की कविताओं से। पहली कविता का शीर्षक है चुनाव। एहसानों की बोली लगी है, सब पूरे जोर शोर से अपने अपने एहसान गिनाने में लगे हैं। एहसानों की बोली लगी है, सब पूरे जोर शोर से अपने अपने एहसान गिनाने में लगे हैं। कर्तव्य परायण का चोला उतार कर पहन रखा है व्यापारियों सा लिबास। कर्तव्य परायण का चोला उतार कर पहन रखा है व्यापारियों सा लिबास और चीख चीख कर बता रहे हैं अपने अपने सामानों की गुणवत्ता। हर व्यापारी एक दूसरे के सामानों की खामियां बताने में लगे हैं। ग्राहक हर बार बाजारों में ठगे जाते हैं। ग्राहक हर बार बाजारों में ठगे जाते हैं। व्यापारियों का एक बड़ा झुंड हर बार जुमले वायदे की बोरी बेच मुनाफा कमाकर निकल जाता है। लोकतंत्र के इस बाजार में हर बार आकांक्षाओं की झोली में ग्राहक घाटे भरकर अगली बार कुछ लाभ कमाने की आशा में पुनः बाजार लगने की राह देखते रहते हैं। दूसरी कविता का शीर्षक है मीडिया। वो आदमी के जैसा दिखता है, लोग कहते भी हैं उसके हाथ, देह और चाल ढाल भी बिल्कुल आदमी जैसे ही हैं। वो आदमी के जैसा दिखता है, लोग कहते भी हैं उसके हाथ, देह और चाल ढाल भी बिल्कुल आदमी जैसे ही हैं। समाज के लोगों ने उसे आईना की संज्ञा दे रखी है। समाज के लोगों ने उसे आईना की संज्ञा दे रखी है। कहते हैं सब कुछ स्पष्ट दिखता है उसमें। कहते हैं सब कुछ स्पष्ट दिखता है उसमें, मगर हम भूल गए हैं आईना कांच का है। मगर हम भूल गए हैं आईना कांच का है, जो अब सत्ता के पत्थर के चोट से टूट चुका है। उसके छोटे छोटे टुकड़े हर दिन हमारी संवेदनाओं, मानवीय मूल्यों और समाज के आंखों में चुभने लगे हैं। जिसकी पीड़ा दबा दी जाती है, जिसकी पीड़ा दबा दी जाती है लोकतंत्र का हवाला देकर। लोकतंत्र का हवाला देकर उसकी खुद की एक न्यायालय भी बन गई है, जो सड़कों पर जब चाहे न्याय करने के लिए एक भीड़ इकट्ठी कर देता है। सड़कों पर भेड़ियों से ज्यादा डर मुझे अब मीडिया से लगने लगा है। न मालूम कब, कहां और कैसे आपको नोच ले। ये कयास लगाना बेहद कठिन है। ये कयास लगाना बेहद कठिन है। शुक्रिया। नमस्कार। चलिए आज जानते हैं मर्दों के वास्तुशास्त्र के बारे में। कविता पढ़ने से पहले कवियत्री का छोटा सा परिचय मैं आप सभी को दे दूं। डॉक्टर रंजना जायसवाल उत्तर प्रदेश के पडरौना से हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं कविता संग्रह में मछलियां देखती हैं सपने, दुख पतंग, जब मैं स्त्री हूं आदि, कहानी संग्रह औरत के लिए, कैसे लिखूं उजली कहानी आदि, लेख संग्रह स्त्री और सेंसेक्स और तुम करो पुण्य हम करें तो पाप, उपन्यास और मेघ बरसते रहे और त्रिखंडिता। उनकी उपलब्धियों में बहुत सारे सम्मान भी हैं, मैं एक दो का जिक्र करती हूँ। सिवान बिहार से भिखारी ठाकुर सम्मान, विजय देव नारायण शाही कविता सम्मान लखनऊ हिंदी संस्थान द्वारा, गोंडा उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आइए आज जुड़ते हैं डॉक्टर रंजना जायसवाल की कविता मर्दों का वास्तुशास्त्र से। एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ खिड़कियां हों, दरवाजा एक भी नहीं, कितना अजीब है सोचना ऐसे घर के बारे में। कौन सोच सकता है, कर सकता है ऐसी टेढ़ी कल्पना। एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ खिड़कियां हों, दरवाजा एक भी नहीं, कितना अजीब है सोचना ऐसे घर के बारे में। कौन सोच सकता है, कर सकता है ऐसी टेढ़ी कल्पना। पुरुष की कल्पना में क्या आ सकता है कोई घर ऐसा भी? पुरुष जो दरवाजों का शिल्पी है, उसके वास्तुशास्त्र में खिड़कियां अशुभ हैं।
अशुभ है हवाओं का बाहर से भीतर आना, हवाओं और हसरतों का जनान खानों तक पहुंचना अशुभ है। उनके वास्तुशास्त्र में पीले चेहरों वाली अंधेरों की अभ्यस्त, रोशनी की इच्छा से अनभिज्ञ औरतों से खिलता है उनका घर। उनके वास्तुशास्त्र में स्त्रियों का उल्लेख है बस इतना कि हवा, धूप और दुनिया के बारे में सोचना मना है। उत्कंठित होना, मौसम की नमी, बादल के रंग और सावन की बौछारों से रोमांचित स्त्रियां अशुभ हैं उनके वास्तुशास्त्र में। स्त्रियां जो जीवित हैं अपने सपनों में, छिप गई हैं अपनी आंखों की वीरानी के पीछे। सपनों का जीवाश्म कैद है जहां। डरते हैं वे स्त्रियों में बचे रह गए सपनों के जीवाश्म से। पत्थर के नीचे दबी पियराई दूब और मौसम के संयोग का डर गवाक्ष विरोधी बनाता है पुरुषों को। दरवाजे पर रोबदार अपने नाम की पट्टी से रोकता है, डराता है मौसम की गंध को भीतर आने से। खिड़कियां कल्प सृष्टि हैं स्त्रियों की दरवाजों के विरुद्ध। खिड़कियां कल्प सृष्टि है स्त्रियों की दरवाजों के विरुद्ध। दरवाजा जो सिर्फ प्रवेश के लिए बनाया गया है, जिसमें स्त्री प्रवेश करती है भीतर जीवित सिर्फ एक बार, निकल सकती है मृत्यु के बाद ही। आदेश है सनातन यह हमारे स्मृतिकार का। आदेश है सनातन यह हमारे स्मृतिकार का। स्मृतिकार की बंदिशों की बंदी स्त्रियां आजाद हो रही हैं अपनी कल्पनाओं में। सीख रही हैं खिड़कियों का वास्तुशिल्प। बेदरो दीवार के घर की कामना गालिब से सीख रही हैं। कपूर की तरह घुल जाना हवा में, अदृश्य हो जाना, निकल जाना बंद दरवाजों के पार अपनी इच्छा के जादू से। स्त्रियां ही सोच सकती हैं घर के बारे में, खिड़कियों के बारे में, आजादी के बारे में, स्मृतिकार के बारे में। सीख रही हैं स्त्रियां घर बनाने की वास्तुकला। सीख रही हैं स्त्रियां घर बनाने की वास्तुकला, स्मृतिकार की, पुरुषों की इच्छा के विरुद्ध। शुक्रिया। नमस्कार। आज की कविता है फातहा। निदा फाजली ने लिखी है ये कविता। ये कविता उन्होंने अपनी वालिद की वफात पर लिखी है। हालांकि है बहुत ही पॉजिटिव कविता, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फातहा, निदा फाजली। तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो झूठा था। वो तुम कब थे? वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मेरी आंखें तुम्हारी मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। मैं जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितने भी लहू हैं, वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितने भी लहू हैं, वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर
जिसने तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है, वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं। तुम मुझ में जिंदा हो, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। शुक्रिया। नमस्कार। आज एक ऐसी कविता जो आपकी दृष्टि बदल देगी बच्चों के प्रति। हम कहते हैं ना, अरे क्या बच्चा ही तो है, पर बच्चे कितने निर्भीक होते हैं। चलिए जानते हैं आज की कविता में बच्चे और सयाने लोग। कविता पढ़ने से पहले मैं कवि का छोटा सा परिचय आप सभी को दे दूं। चंद्रेश जी भागलपुर बिहार के एक कवि व सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। 80 के दशक में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी साप्ताहिक दिनमान से की। लगभग उसी के आसपास भागलपुर की प्रमुख रंग संस्था दिशा के संस्थापक सदस्य के रूप में पहली बार उन्होंने शहर से लेकर गांव तक नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। उनकी अनेक कविताएं आकाशवाणी भागलपुर सहित कई अन्य केंद्रों से प्रसारित हो चुकी हैं। तो पढ़ती हूं कविता बच्चे और सयाने लोग। अज्ञात डर से आशंकित, खाए पिए अघाए सुधिजन, लेखक, पत्रकार, कविगण जब बने रहेंगे मूर्तिवत, तब नंगे राजा की ओर अंगुली उठाकर कोई बच्चा ही बोलेगा, राजा की नंगई का भेद खोलेगा। बच्चे अजीब होते हैं, लोग चढ़ते हैं फुनगी पर सीढ़ी लगाकर, संभल संभल कर, लेकिन बच्चे नहीं देखते आगे पीछे, आनन फानन चढ़ जाते हैं फुनगी पर। बच्चे होते हैं जिद्दी, लेकिन नफा नुकसान जोड़ तोड़ से बेखबर। हर बात पर करते हैं सवाल, हर सवाल का मांगते हैं जवाब। सयाने लोग हर सवाल पर साध लेते हैं मौन, हर झूठ ओढ़ लेते हैं पोशाक की तरह, चुपचाप झेल लेते हैं सारी नंगई। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे ऐसा नहीं करते। नंगा राजा बेशर्म होकर छाती तान कर जब जब घूमेगा, राजा के गुस्से से बेखबर, सयाने लोगों की आंखों में अंगुली डालकर कोई बच्चा ही बोलेगा, राजा की नंगई का भेद खोलेगा। दूसरी कविता का शीर्षक है औरत। न जाने कितने रूप हैं तुम्हारे, सदियों से चर्चा के केंद्र में हो तुम। सदियों तक चलती रहेगी चर्चा, कभी नहीं होगा इसका अंत। तुम हो अथाह, कभी नहीं पा सकेंगे लोग तुम्हारी था। माँ, बहन, बेटी, प्रेयसी, छलना, वरुणा, करुणा, न जाने कितने नाम हैं तुम्हारे। सब कुछ सुन, बहुत कुछ कर अनसुना, हर बार बढ़ जाती हो तुम आगे। तुम्हारे हिस्से में आया है काम, बस काम। सौरी घर से रसोई घर, खेत खलिहान से लेकर दफ्तर, घर बाहर सदियों से नाप रही हो तुम दुनिया के एक छोर से दूसरा छोर। साक्षी है अविचल धरती, कम नहीं सहा है तुमने भार वार मार। कालिदास हूं कि शेक्सपियर, इब्सन हूं कि वॉल्टेयर, तुलसीदास हूं कि जयशंकर। लेखक, कवि, नाटककार, अनगिनत हैं ऐसे नाम जो पन्नों में उकेरते रहे तुम्हारी पूरी या कि अधूरी तस्वीर। बह गई कितनी स्याही, लेकिन अभी भी बाकी है लिखना बहुत कुछ।
पिकासो से लेकर यामिनी राय, रवि वर्मा से लेकर मकबूल फिदा हुसैन, सब गढ़ते रहे, उकेरते रहे तुम्हारी छवि। कैनवास पर उड़ेले जा चुके हैं ना जाने कितने रंग, फिर भी नहीं बन पाई है तुम्हारी मुकम्मल तस्वीर। हर बार बढ़ता गया तुम्हारा आकार, छोटा पड़ता गया कैनवास। घेरे में कोई नहीं बांध पाया तुम्हें, लक्ष्मण रेखा भी नहीं। मोनालिसा अब भी बनी हुई है रहस्यमयी पहेली, छिड़ी है पूरी दुनिया में बहस। मुस्क रही है कि कुछ सोच रही है, कि कुछ कह रही है मोनालिसा। अपनी अपनी सुविधा से कला मर्मज्ञ व्यक्त कर रहे हैं अपने विचार। कहने वाले यह भी कहते हैं कि इतने गहरे हैं उसके दर्द, उसकी मुस्कान की इतनी परतें हैं कि प्याज की तरह छिलते जा रहे हैं लोग इतिहास परत दर परत, और नतीजा सिफर। सब कुछ से बेखबर बाखबर चुपचाप मुस्क रही है मोनालिसा। सचमुच कभी ना खत्म होने वाली बहस हो तुम। जब तक बची रहेगी पृथ्वी, जब तक बचा रहेगा ब्रह्मांड, चर्चा के केंद्र में रहोगी तुम। हाँ तुम। शुक्रिया। नमस्कार, आज मैं एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। अमृता प्रीतम की बेहद प्यारी कविता मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह पता नहीं। शायद तुम्हारी कल्पना की चित्रकारी बन तुम्हारे कैनवास पर उतरूंगी, या तुम्हारे कैनवास पर एक रहस्यमय रेखा बनकर चुपचाप तुम्हें देखती रहूंगी, या शायद सूर्य की रोशनी बन तुम्हारे रंगों में घुल जाऊंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं किस तरह कहाँ, पर तुम्हें जरूर मिलूंगी। शायद एक चश्मा बन पानी की फुहार तुम्हारे बदन पर बरसाऊंगी, एक ठंडक सी बनकर तुम्हारी छाती से लगूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ, समय जो कुछ भी करेगा यह जन्म मेरे साथ रहेगा। समय जो कुछ भी करेगा यह जन्म मेरे साथ रहेगा। यह जिस्म मरता है तो सब कुछ मर जाता है। यह जिस्म मरता है तो सब कुछ मर जाता है, पर स्मृति के धागे कायनाती कणों के होते हैं। पर स्मृति के धागे कायनाती कणों के होते हैं। मैं उन कणों को चुनूंगी, धागों को बुनूंगी, और मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। शुक्रिया। नमस्कार। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें। आज के कवि हैं गुंजन श्रीवास्तव, समस्तीपुर बिहार से हैं। अपना पेन नेम उपनाम विधान लिखते हैं। विधान ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की है। इनकी रचनाएं कई ब्लॉग्स जैसे हिंदी नामा, पोशंपा, कारवां पर प्रकाशित हुई हैं। पहली कविता का शीर्षक है गेहूं का दाना। गेहूं के उस एक दाने को नहीं मालूम, उसमें एक गेहूं के समूचे पौधे होने की क्षमता है, कि वो भर सकता है एक गौरैये के बच्चे का समूचा पेट। गेहूं के उस एक दाने को नहीं मालूम, उसमें एक गेहूं के समूचे पौधे होने की क्षमता है, कि वो भर सकता है एक गौरैये के बच्चे का समूचा पेट। उसे नहीं मालूम कि वो दुनिया भर के तमाम आंदोलनों की नींव है। ना ही वो जानता है कि इसके अलावा है वो एक रोटी का हिस्सा भी।
उस एक रोटी का हिस्सा जो उस एक आदमी की जान बचा सकता है, जो अकेला ही इस दुनिया को पलट देने की क्षमता रखता है। दूसरी कविता का शीर्षक है बूढ़ा पेड़। पेड़ बूढ़ा हो चुका था। पहले फलों, फिर पशु पक्षियों और आखिर में कुछ बचे सूखे पत्तों ने भी छुड़ा लिया था उसके हाथों से अपनी उंगलियों को। पेड़ बूढ़ा हो चुका था। पहले फलों, फिर पशु पक्षियों और आखिर में कुछ बचे सूखे पत्तों ने भी छुड़ा लिया था उसके हाथों से अपनी उंगलियों को। उस बूढ़े पेड़ से तोड़कर अक्सर लाया करती थी माँ उसकी बची खुची लकड़ियां, जिससे पकाए जाते थे हम भाई बहनों के लिए भोजन। माँ उस बूढ़े पेड़ की लकड़ियों को तोड़ने से पूर्व उसे सहलाना और गले लगाना नहीं भूलती और अक्सर हमसे कहा करती, तुम्हें याद रखना है मेरे बच्चों कि कैसे एक बूढ़े पेड़ ने अपने बुढ़ापे से तुम्हें जवान किया है। तीसरी कविता का शीर्षक है तुम्हारी संवेदनाएं नकली है कवि। ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं लगा लिया है तुमने फरेब का बाजार। ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं लगा लिया है तुमने फरेब का बाजार। तुम लिखते हो जब तो रो देती हैं तुम्हारी संवेदनाएं पढ़कर दूर बैठी एक स्त्री। तुम लिखते हो जब तो रो देती हैं तुम्हारी संवेदनाएं पढ़कर दूर बैठी एक स्त्री। तुम्हारी कविताएं पढ़ने वाली स्त्रियां बनाने लग जाती हैं कल्पनाओं में तुम्हारी कविता की पंक्तियों से अपने प्रेमी का मुखड़ा। वे स्त्रियां जो तुम्हारे झूठे विचारों को सच में सीने से लगाए फिरती हैं। वे स्त्रियां जो तुम्हारे झूठे विचारों को सच में सीने से लगाए फिरती हैं, कभी नहीं मिल पाती तुम्हारी उस प्रेमिका या जीवन साथी से जो उन कविताओं को पढ़ती हुई कहती हैं तुम्हारी संवेदनाएं नकली है कवि। शुक्रिया। नमस्कार। आज की कविता का विषय थोड़ा गंभीर है और शीर्षक भी बड़ा ही अनोखा है, दूध के गाछ। कविता पढ़ने से पहले मैं कवि का संक्षिप्त परिचय आप सभी से करा दूं। आज के कवि हैं डॉक्टर प्रेम प्रभाकर जी। प्रोफेसर प्रेम प्रभाकर जी भागलपुर बिहार के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। वर्षों से लिखना, पढ़ना, मनन करना उनके जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उनकी लिखी कुछ किताबों के नाम हैं इंद्रधनुष एवं कहानी का नवा दशक, हम सारी दुनिया बदलेंगे, साहित्य विमर्श आदि। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं किताबों का संपादन भी किया है, मसलन भागलपुर माध्यम, किस्सा, अंग चंपा, नव भारत टाइम्स एवं जनसत्ता जैसे प्रसिद्ध अखबारों में रिपोर्टिंग भी की है। आकाशवाणी भागलपुर के पूर्व आलेख लेखक एवं कार्यक्रम प्रस्तोता रहे हैं। तो आइए आज जुड़ते हैं उनके शब्दों से, उनके इमोशन से। दूध के गाछ, डॉक्टर प्रेम प्रभाकर जी। अलसुबह कुछ प्रतीक शब्द बन दिल के दरवाजे पर देने लगे दस्तक, हौले हौले मैंने झट से खोल दिए पल्ले। अलसुबह कुछ प्रतीक शब्द बन दिल के दरवाजे पर देने लगे दस्तक, हौले हौले मैंने झट से खोल दिए पल्ले। वे दाखिल हुए मेरे अंदर और धंसते ही चले गए। फिर उग आए कागज पर बेल बूटे,
फिर उगाए कागज पर बेल बूटे, ज्यों अपने नवजात को देख माँ की छाती में दूध उतर आए। वे सिर्फ शब्द नहीं थे, वर्ण वर्ण मिलकर बने थे अक्षर, जो शब्दों की शक्ल में खड़े थे, मानो वे हों मजबूत इरादों वाले मर्द और औरतें, या कि वे हों उनकी हाथ मिलाती हथेलियां, या सामने खड़े पहाड़ की ओर उंगली उठाती उंगलियां। वे सिर्फ शब्द नहीं थे, वर्ण वर्ण मिलकर बने थे अक्षर, जो शब्दों की शक्ल में खड़े थे, मानो वे हों मजबूत इरादों वाले मर्द और औरतें, या कि वे हों उनकी हाथ मिलाती हथेलियां, या सामने खड़े पहाड़ की ओर उंगली उठाती उंगलियां। न जाने क्यों वर्षों से कागज में दफन हमारी समझ कूट कूट कर फैलने लगी, खेतों, खलिहानों, पहाड़ों, नदियों, जंगलों, खदानों की ओर तनी मुट्ठियां कसने लगीं। चोट 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 चट्टानों पर, चोट चोट और चोट, चट्टानें होने लगी चकनाचूर। क्या वे दुनिया भर के मजदूर हैं? वे हैं भी या शब्द भ्रम है? वे हैं भी या शब्द भ्रम है? यूं पूरी कायनात में मेहनत की चमचमाती धूप पसरती जरूर जा रही है। यूं पूरी कायनात में मेहनत की चमचमाती धूप पसरती जरूर जा रही है, मगर उसे लीलने के लिए पश्चिम के उमड़ते पीले बादल छाते ही चले जा रहे हैं। उन पीत राक्षसों का कौन करेगा अंत? उन पीत राक्षसों का कौन करेगा अंत? क्योंकि झूठ के बगुले भी वहीं से उड़ाए जाते हैं। इसलिए स्यात जंगलों, पहाड़ों, खदानों की धरती पर उगने लगे हैं दूध के गाछ, हुमकने लगे हैं माटी के लाल। क्या धरती हरी रहेगी या हो जाएगी लाल? क्या धरती हरी रहेगी या हो जाएगी लाल? शुक्रिया। नमस्कार, आज की कविता है तुम्हारा प्रेम। इस कविता को लिखा है वर्षा ऋतु ने। वर्षा ऋतु एक सोशल एक्टिविस्ट है, भागलपुर बिहार में समवेत नाम की संस्था चलाती है। तो आइए आज जुड़ते हैं उनके शब्दों से, उनके इमोशन से। तुम्हारा प्रेम, वर्षा ऋतु। तुम्हारा प्रेम जाने कहाँ कहाँ बिखरा है, मेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, उस बहुत व्यस्त सड़क पर, सुनो उस पेड़ के नीचे भी, और उस ऊंचे पुल पर, जहां भी मेरे इंतजार में खड़े रहे तुम। आवाज देकर रोकता है मुझे तुम्हारे साथ जिया हुआ प्रेम। मैं समेटना चाहती हूँ उन बिखरे सारे पलों को, पर देखो ना, उन खूबसूरत स्मृतियों के नाखून निकल आए हैं। वो काटते हैं किसी धारदार कांच के मानिंद। मैं समेटना छोड़ देती हूँ और निकल आना चाहती हूँ झट से, कि अब मैं नहीं देखना चाहती इन गलियों की तरफ। फिर मेरा मन कोसता है मुझे, नहीं भाग सकती तुम उस गली से, उस सड़क से, उस आईने से, जहां खुद को देखते हुए तुम महसूस करती थी उसका आना अचानक अपने पीछे। दुनिया खूबसूरत है, मैंने उस वक्त जाना था, नज़ारे स्याह पड़ गए हैं अब। मैं बाहर नहीं देखती कुछ, झांकती रहती हूँ अंदर, कल्पना करती हूँ खूबसूरत चीजें रिक्तता भरती हैं क्या अंतस की। खींच होती है जब कहता है कोई मेरी आंखों की खूबसूरती पर, वो देख नहीं पाता मेरे पलकों और भींगे काजल के बीच अक्स उसका, जिसको कहती थी मैं तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, पर मेरे जैसी खूबसूरत नहीं। तुम्हारी मुस्कान उस वक्त बिल्कुल मेरे रंग की होती थी। रंग फीके हो गए यूं कि समझ नहीं आता मेरी पसंद वाला पीला रंग कैसे पहचानूं। रंग फीके हो गए यूं कि समझ नहीं आता मेरी पसंद वाला पीला रंग कैसे पहचानूं। सुनो, तुम्हारे बगीचे में है ढेर सारे रंग, पर मैं याद कर रही हूँ एक ऐसा जंगली फूल जो सह सकता है धूप, ताप और बदलती हवाओं को। मैं मौसमी फूलों की तरह एक बार खिलकर बिखरना नहीं चाहती।
शुक्रिया। खारिज कभी भी होती है माँ की दुआ नहीं, खारिज कभी भी होती है माँ की दुआ नहीं, माँ से जहाँ में कोई भी बेहतर दवा नहीं। हासिल जिसे है माँ की दुआ खुश नसीब है, हासिल जिसे है माँ की दुआ खुश नसीब है, फिर भी तू शाद कह रहा कुछ भी मिला नहीं। जी, ये दो शेर हैं मेरे शहर के एक शायर गज़लकार इकराम हुसैन शाद के। शाद साहब भागलपुर बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनकी कई रचनाएं बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं। उनकी गज़लों या नज़मों से जब भी मैं गुज़रती हूँ तो एक दूसरे शायर का एक शेर याद आता है कि जो अमीरी में गज़ल कहते हैं कहते होंगे, जो अमीरी में गज़ल कहते हैं कहते होंगे, सच्चे शायर तो फ़कीरी में गज़ल कहते हैं। तो चलिए उनकी दो गज़ल आज पढ़ूंगी। पहली गज़ल का पहला मिसरा आपके हवाले। हाले दिल कहता सुनता मैं चलता रहा, हाले दिल कहता सुनता मैं चलता रहा, हर कदम पर ही मौसम बदलता रहा, हर कदम पर ही मौसम बदलता रहा। गुल खिले शाख पर और मुरझा गए, गुल खिले शाख पर और मुरझा गए, ख्वाब फिर भी निगाहों में पलता रहा, ख्वाब फिर भी निगाहों में पलता रहा। बेबसी का जनाजा उठाकर भी मैं, बेबसी का जनाजा उठाकर भी मैं, गम छुपा उम्र भर मुस्कुराता रहा, गम छुपा उम्र भर मुस्कुराता रहा। गांव से दूर यादों की गठरी लिए, गांव से दूर यादों की गठरी लिए, रोज़ ही कुछ न कुछ मैं पिघलता रहा, रोज़ ही कुछ न कुछ मैं पिघलता रहा। मिल गई सबको मंजिल मगर आज भी, मिल गई सबको मंजिल मगर आज भी, एक मजदूर दर दर भटकता रहा, एक मजदूर दर दर भटकता रहा। चढ़ के लाशों की ढेरों पे अब आदमी, चढ़ के लाशों की ढेरों पे अब आदमी, ख़ानदानी हुआ और निखरता रहा, ख़ानदानी हुआ और निखरता रहा। सर्दी गर्मी या बरसात का हो समा, सर्दी गर्मी या बरसात का हो समा, हम खड़े ही रहे दिन निकलता रहा, हम खड़े ही रहे दिन निकलता रहा। आरज़ू हो सकी एक पूरी नहीं, आरज़ू हो सकी एक पूरी नहीं, उम्र भर मैं उमड़ता घुमड़ता रहा, उम्र भर मैं उमड़ता घुमड़ता रहा। हो सवेरा कभी तो गरीबों के घर, हो सवेरा कभी तो गरीबों के घर, गम लिए बस यही रोज़ मरता रहा, गम लिए बस यही रोज़ मरता रहा। दर बदर एक रोटी की खातिर यहाँ, दर बदर एक रोटी की खातिर यहाँ, शाद क्या क्या न जाने कि सहता रहा, शाद क्या क्या न जाने कि सहता रहा। दूसरी गज़ल। सानेहा जब भी सदाकत का ज़ुबां पर आया, सानेहा जब भी सदाकत का ज़ुबां पर आया, कभी शोला कभी खंजर कभी पत्थर आया, कभी शोला कभी खंजर कभी पत्थर आया। काफ़िला लेके तेरे शहर से गुज़रे जब भी,
काफिला लेके तेरे शहर से गुजरे जब भी मेरी नज़रों में वही खौफ का मंज़र आया, मेरी नज़रों में वही खौफ का मंज़र आया। उनके चेहरे को कई रंग बदलते देखा, उनके चेहरे को कई रंग बदलते देखा। सुबह घर लौट के वापस जो कबूतर आया, सुबह घर लौट के वापस जो कबूतर आया। वक्त इमदाद जो सूरज ने निगाहें फेरी, वक्त इमदाद जो सूरज ने निगाहें फेरी। तीरगी चीरने जुगनू ही का लश्कर आया, तीरगी चीरने जुगनू ही का लश्कर आया। उसके कब्जे में रहा झील का मीठा पानी, उसके कब्जे में रहा झील का मीठा पानी। मेरे हिस्से में फ़कत खारा समंदर आया, मेरे हिस्से में फ़कत खारा समंदर आया। आज फिर मिल गई लफ्ज़ों की तितलियाँ मुझको, आज फिर मिल गई लफ्ज़ों की तितलियाँ मुझको। तेरे ख़याल का झोंका जो रात भर आया, तेरे ख़याल का झोंका जो रात भर आया। आखिरी शेर। इधर ख़याल ने अंगड़ाई ली है कागज़ पर, इधर ख़याल ने अंगड़ाई ली है कागज़ पर। उतर के चांद इधर शाद मेरे घर आया, उतर के चांद इधर शाद मेरे घर आया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मुझे बचपन से ही उनकी कविताएं बेहद पसंद है, तो ये अच्छा मौका है मेरे लिए कि मैं उनकी एक कविता पढूं और उनको याद करूं। उन्हीं के शब्द हैं कि कविता उन्हें विरासत में मिली है, शायद इसीलिए गंभीर बातों को भी बड़ी सरलता से एक बहाव में कह जाते हैं वो, लेकिन उसका असर अद्वितीय है। अटल जी की कविताएं बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। आज की कविता है पहचान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहां खड़ा है या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है, वहां उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे, तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था। हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे, तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था। नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकती। कपड़ों की दुधिया सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि
मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुड़ जाती है, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही ना माने। इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की ना ठाने। आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं, पलायन पुरोगमन नहीं। जड़ता का नाम जीवन नहीं, पलायन पुरोगमन नहीं। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। किंतु कितना भी ऊंचा उठे, मनुष्यता के स्तर से ना गिरे, अपने धरातल को ना छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार ना बने, मिथ्या अभिमान से ना तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। शुक्रिया।